आज हम लोग करेंगे एनर्जी की जो फॉर्म्स हैं काइनेटिक और पोटेंशियल, उस पर अलग अलग काम करने हमें। आज हम लोग बात करेंगे काइनेटिक पे। क्या लगाएंगे हेडिंग काइनेटिक एनर्जी। देखो, जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो किसी भी बॉडी में जो एनर्जी होती है ड्यू टू देयर मोशन, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी वो पोज कर पाती है, उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। या कोई भी बॉडी अपने मोशन की वजह से अगर कोई भी वर्क कर पाता है तो वो एनर्जी उसे कौन देती होगी? उसका मोशन की वजह से उसमें आती होगी। और ये जो एनर्जी होती है इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। नहीं तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है, ये भी कह सकते हैं इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी नहीं ड्यू टू इट्स मोशन की वजह से, या आप कह सकते हैं कि मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसे आप सिंपल फील कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई बॉडी है, मास m है और ये अभी इनिशियली रेस्ट में है, दे हैव नो एनर्जी काइनेटिक वाली। नहीं, अगर मान लीजिए कोई एक गेंद आपको बहुत ही स्लो स्पीड से, काफी स्लो स्पीड से जाके आपको टच करे, उसको हिट करना भी नहीं चाहिए, टच करे तो क्या आपको थोड़ा सा भी हिट या जर्क या कह सकते हैं फोर्स महसूस होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पास उन्होंने आप पे एनर्जी एक्सर्ट करी ही नहीं। लेकिन अगर यही फास्ट मूविंग गेंद अगर आपको जाके हिट करता है तो आपको काफी ज्यादा एनर्जी महसूस होती है, काफी ज्यादा फोर्स, इंजरी हो जाती है ड्यू टू दे हैव एनर्जी। मतलब उसके पास काफी लार्ज अमाउंट में एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी दो लोगों की वजह से होती है, क्योंकि एक तो बॉडी है तो मास तो होगा ही ऑलरेडी, और उस मास में जो प्रेजेंट वेलोसिटी है उस वेलोसिटी की वजह से वो एनर्जी वो पोज कर पा रही है, वो एक्सर्ट कर पा रही है आपके पास। क्या? इसीलिए इसे कहते हैं एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। कितना होता है? बचपन से ये फॉर्मूला बोल सकते आ रहे हैं, हाफ एम स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर। नहीं, जैसे यहीं पे अगर आप देखना चाहो तो ये बॉडी थी जिसके पास मास m और वेलोसिटी ये थी, इस पे थोड़ा सा मान लो फोर्स लगा टी टाइम के लिए। नहीं, टी टाइम के लिए मान लीजिए आपने कुछ फोर्स लगाया, इस फोर्स के लगने की वजह से मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी इसकी बदल के मान लीजिए v हो गई, फाइनल वेलोसिटी इसकी चेंज होके v हो गई। क्लियर है? अब है क्या कि तब तक ये बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेस भी किया होगा, इस फोर्स के लगने की वजह से टी टाइम में इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा। नहीं, तो आपने जो वर्क किया इस बॉडी में v वेलोसिटी लाने के लिए या t टाइम में s डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए, सेम ही बात है। F फोर्स लगने की वजह से t टाइम में ये s डिस्प्लेसमेंट बनाया, या u जीरो से v वेलोसिटी गेन पर कर पाया, दोनों एक ही बात है। इतना करने में जो आपको एनर्जी मिला है, मतलब इतना करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन देगा आपको, या कहां से मिला होगा? काइनेटिक एनर्जी, मतलब वही वर्क एनर्जी होगी मैग्नीट्यूड के सेंस में। तो पहले हम लोग यहां से ना इस ब्लॉक को यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क जरूरी था, कितना वर्क हमने किया, वो निकाल लें। क्या आप बताइए कि वर्क डन टू मूव, यहां पे वर्क डन कितना होगा, कितना फोर्स लगा और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, F डॉट S, दोनों सेम डायरेक्शन में, Fs cos थीटा लगा, Fs आ गया। अब देखो, क्या हम ये कह सकते हैं कि आपने फोर्स लगाया है ma, इसमें कुछ एक्सेलरेशन बना होगा, टी टाइम पे v से u हो गया, तो कुछ एक्सेलरेशन भी तो बना होगा सर। एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए m मास की बॉडी में f फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर? या हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो f बाय m रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन चलेगा। आइए आप बताइए, हमें यहाँ पे फोर्स मान लीजिए पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, तो थोड़ा हम लोग इसको एनर्जी के टर्म में, मास और वेलोसिटी के टर्म में देखना चाहते हैं। मतलब ये हुआ कि हमें बस मास तो प्रेजेंट होगा ही, बस हमें ड्यू टू देयर मोशन, मतलब ड्यू टू देयर वेलोसिटी, हम इसे वेलोसिटी के फॉर्म में देखना चाहते हैं
तो आइए इसको वेलोसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मास और वेलोसिटी वाला टर्म इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा इसको रिजॉल्व करके। इसके लिए आप पहले डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि u 0 है, v है, s है, तो सीधा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as चाहे तो यूज कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर नहीं भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू 2as या s इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2a चलेगा, कोई दिक्कत ना। अब अगर हम लोग बात करें वर्क डन का, तो वर्क डन बराबर अभी हमने सीखा है कि वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह पे F बराबर m लिख सकते हैं, यस और नो। और डिस्प्लेसमेंट की प्लेस पे अगर आप चाहें तो v स्क्वायर बाय 2a भी तो लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिलेशन के साथ। तो v स्क्वायर बाय 2a, a से a कैंसिल आउट। जरा ध्यान से देखो तो हाफ mv स्क्वायर टाइप का चीज आ रहा है क्या, क्लियर है। तो आपको इतना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी पोजेड बाय द बॉडी। एक ही बात है, बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी 0 से v तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा उतनी एनर्जी उन्होंने पोज करी होगी ना। और ये एनर्जी ड्यू टू द मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आप इसे काइनेटिक एनर्जी नहीं कर सकते हैं, नहीं, वर्क डन मूविंग। तो इस हिसाब से ये इन शॉर्ट क्या हो गया आपका, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। इन जनरल ये चीजें हम लोगों को पहले से पता है, इनमें कोई नई बात नहीं है। आई बात समझ में। अब यहां पे नोट करने वाली बात ये है कि देखो कि अब हमें ये बताइए कि क्या किसी भी बॉडी का मास नेगेटिव हो सकता है, कभी कम हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मास नेवर बी नेगेटिव। और आप बताइए एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता हो, एक ही नंबर इकलौता ऐसा है, इसको हम लोग आयोटा कहते हैं, इमेजिनरी नंबर है वो, नहीं आई स्क्वायर बराबर -1, वो नहीं पढ़ना हम लोगों को। मतलब आज तक कोई भी ऐसा नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बना है जिसका स्क्वायर नेगेटिव नंबर आ रहा हो। तो जरा इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी का ध्यान से देखना सर, हाफ mv स्क्वायर, बताइए m नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, और वेलोसिटी क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी, कोई भी मैग्नीट्यूड या कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये कभी भी स्क्वायर किसी भी चीज का नेगेटिव होता है क्या, नहीं, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर नेवर बी नेगेटिव, एनी रियल नंबर, इमेजिनरी की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये भी क्या होगा, ये भी नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। समझ पाए। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज बी पॉजिटिव। समझ गए। काइनेटिक एनर्जी से हमें क्या सीखना है, हमेशा बी पॉजिटिव। समझ गए, ये एक बात हो गई, बी पॉजिटिव, क्लियर। एक चीज और सीखना है कि आप कह रहे हैं कि सर इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, कोई कहेगा 0, क्या दूसरे आदमी 0 जो कह रहा है वो गलत है, पता नहीं। काइनेटिक एनर्जी ना रिस्पेक्टिव होता है, रिलेटिव होता है, नहीं ये आपके ये रिलेटिव होता है। सीधा से ये समझिए कि ये आपका रिलेटिव भी हो सकता है, मतलब ये डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहली बात तो ये समझ में आई। दूसरा ये समझना कि ये क्या होता है, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। देखो मास डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी तो करता है डिपेंड ना, वेलोसिटी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। समझाते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक ट्रेन में हैं, ठीक है, एक डब्बा वाला ट्रेन है, या मान लो कार में है या बस में है, ठीक है, और ये मान लो कुछ वेलोसिटी v वेलोसिटी से चल रही है या एक्सीलरेशन से चल रहा है। इसमें मान लो 2 पैसेंजर हैं, एक पैसेंजर का नाम
नहीं, गोलू और एक का नाम मोलू, ठीक है, गोलू मोलू है। और मान लो यहाँ पे ग्राउंड पे एक और लड़का बैठा है जिसका नाम है भोलू, चलेगा? भोलू, गोलू, मोलू, भोलू, आप अपना भी नाम रख सकते हैं। आप हमें ये बताइए, सुनना जरा, आप हमें ये बताइए इसके रिस्पेक्ट में, भोलू के रिस्पेक्ट में गोलू या मोलू की स्पीड कितनी होगी थी? तो बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अगर मान लो हम लोग बात करें गोलू का, गोलू या मोलू की बात करें किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू भोलू, तो बताइए काइनेटिक, ये मास गोलू मोलू का हाफ, मास गोलू या मोलू का इसका भी निकालना है, और वेलोसिटी ऑफ गोलू या मोलू का स्क्वायर, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसके पास वेलोसिटी है, कोई दिक्कत, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, बहुत सुंदर, विथ रिस्पेक्ट टू गोलू, क्लियर है। लेकिन यहीं पे अगर हम आपसे ये पूछें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गोलू विथ रिस्पेक्ट टू मोलू, है ना, तो बताइए क्या होगा, हाफ गोलू के मास तो मान लीजिए इसके पास है, लेकिन ये बताइए गोलू के रिस्पेक्ट में मोलू की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, रेस्ट में है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो ये रेस्ट में होगा ना, इस हिसाब से क्या हो गया, हाफ जीरो, बताइए आया जीरो। आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव होती है, रिस्पेक्टिव होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, हाँ या ना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी चल रहा है ट्रैक्टर, वही ये ग्राउंड में है, या मान लो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो भी हो, ये बात समझ पाए कि काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव होता है, डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, समझ गए? आपको याद क्या रखना है, याद रखना है इसका फॉर्मूला, और एक बात हमेशा दिमाग में रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि इनमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका वैल्यू कभी नेगेटिव में आ ही नहीं सकता, मास नेवर भी नेगेटिव, और किसी भी रियल नंबर का इसका नेगेटिव होता ही नहीं है, तो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी जब भी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। इसका क्या मतलब है पता है? पॉजिटिव वर्क डन का क्या मतलब होता था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम, एनर्जी के सेंस में बताओ। पॉजिटिव वर्क डन का क्या मतलब होता था? बॉय जब ब्लॉक को पुश करता था तो बॉय जो वर्क डन करता था वो पॉजिटिव होता था, जब वो एनर्जी लूज करती थी, जब वो एनर्जी नहीं किसी को देती थी तो वो लड़का पॉजिटिव वर्क डन करता था। आई बात समझ में? या आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई लड़का एनर्जी ले रहा हो, देखो, और दूसरा क्या था, दूसरा ये था तुम्हारा ब्लॉक एनर्जी गेन करता है, ब्लॉक एनर्जी गेन कर रहा है, उस केस में उसका वर्क डन आता था नेगेटिव। आप यहां पे देखो, ये वर्क डन ऑन दी बॉल हुआ है, वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा, वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट, तो ये एनर्जी किसकी आई है? ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने तो एनर्जी गेन करी है, एनर्जी गेन तो नेगेटिव, मतलब वर्क डन तो नेगेटिव आना चाहिए, वर्क डन तो नेगेटिव आना चाहिए, फिर मामला पॉजिटिव का क्या है? नहीं समझे हम क्या पूछना चाह रहे हैं? हम नहीं समझे। एनर्जी के सेंस में इसके पास ये चीजें नेगेटिव आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? इन्होंने गेन में क्या करी है? एनर्जी गेन करी है। भाई आपने फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क डन बाय दी बॉल कितना होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, वर्क डन बाय दी बॉल। और ये वर्क डन किसका निकाले हैं? यही तो समस्या है। वर्क डन बाय दी, फोर्स किसने किया? ऑब्जेक्ट ना। सवाल करते हैं आप लोग, नहीं समझे बात को? ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन बाय दी गेंद है, गेंद पे वर्क डन कितना किया गया ये है। और गेंद पे वर्क डन मतलब आपने एनर्जी उस पे दी, तो आपने जो वर्क डन करा, और आपने जो वर्क डन करा वही उसमें जाके एनर्जी बन जाती है बाबू। भाई आपने गेंद को फेंकने के लिए जो वर्क करा, वो वर्क गया कहाँ? वो एनर्जी कहाँ गई? एनर्जी कंजर्व होता है। आपने गेंद को v वेलोसिटी से फेंका या f फोर्स लगा के गेंद को फेंका, तो आपकी एनर्जी कहाँ गई? भाई आपसे निकली तो कहीं गई होगी ना ब्रह्मांड में। किसके पास? गेंद के पास। कितनी? इतनी। समझे बात को? तो वर्क डन बाय दी गेंद, सॉरी वर्क डन बाय दी बॉय, एनर्जी स्टोर्ड इन गेंद। वैसे ये स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी किसके पास पहुंची?
आपकी एनर्जी, आपने पॉजिटिव एनर्जी दी जो कि उसके पास पहुंची है। समझ पाए हम क्या कहना चाह रहे थे? नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, हाफ एम बी स्क्वायर जरूरत पड़ेगी जो आपको पहले समझ में आए। याद रखिएगा ये फ्रेम डिपेंडेंस होता है, ये फ्रेम पे डिपेंड करता है। नहीं जिसे आप कह रहे हैं, ये लड़का कह रहा है कि ये दोनों रेस्ट, ये दोनों मूव कर रहा है, इसलिए इसके पास एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होगा। लेकिन अगर इसी में हम लोग इसको, एक ऑब्जर्वर को, एक लड़के को दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में कहेंगे नहीं कहेंगे, तो बताइए इसके पास एनर्जी कितनी होगी? 0। इसके रिस्पेक्ट में इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर है? बहुत सुंदर। आइए सवाल करें। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि 2 ब्लॉक है, दोनों का मास मान लीजिए सेम है, ठीक है। 2 आइडेंटिकल बॉल हैव सेम मास, मतलब आइडेंटिकल है तो सेम मास ही होगा। नहीं, सवाल ये है कि मास 2 गेंद है, एक ए और एक बी, ठीक है। बॉल ए और बॉल बी, ए का मास यहां पे ये गिवन है कि मास ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ बी, ठीक है। बोलो, इसके पास ये है और इसके पास बी है। इफ VA is to VB equal to 1:2, find KE is to KB। ऑप्शन नहीं देंगे और आंसर इतनी देर में आ जाना चाहिए। कितना होगा? 1:4। सीधी सी बात है, इतना क्या सोचना है ना, क्या सोचना, इतना बताओ तो सोचोगे। अच्छा ठीक है, तो सीधी सी बात है। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो समझ में आया। ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखो बाबू। काइनेटिक एनर्जी अगर पहले ब्लॉक का लिखिएगा तो हाफ एम ए वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी आप अगर दूसरे का लिखोगे तो हाफ एम बी डी बी स्क्वायर। यस हो, दोनों का रेशियो करते हैं, टी के बी आ जाएगा। हाफ से हाफ खत्म, मास ऑफ ए मास ऑफ बी इक्वल है, गिवन है, खत्म। बचा बी और बी का स्क्वायर ना, तो वी ए और वी बी का स्क्वायर। मतलब ये हो गया, वी ए का वैल्यू अगर 1x होगा तो वी बी का वैल्यू 2x होगा, तो 1/2 का स्क्वायर मींस 1:4। आंसर क्या होगा? 1:4। आपको ये बार बार करना ही है, ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना भाई। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, हाँ या ना? होता है, पक्का ना? ठीक है, बने सवाल तक। इसे बनाओ, पहले समझ लो बाद में नोट करना। ये वाला क्वेश्चन पहले समझिए, फिर बाद में नोट करिएगा, बनाने का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। 2 ब्लॉक है, एक का नाम ए और एक का नाम बी, ठीक है। दोनों को मान लीजिए 100 मीटर के हाइट से ड्रॉप करना है, गेट ए और बी दोनों को एक ही साथ, समझ गए? ए को भी और मान लीजिए बी को भी, ठीक है। सेम हाइट पे इसको ड्रॉप करना है, क्लियर है। अगर मास ऑफ ए इज इक्वल टू 5 किलोग्राम और मास ऑफ बी इक्वल टू 10 किलोग्राम, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान लीजिए जब ये 70 मीटर की दूरी पे होगा तो समझ गए, जब इस दोनों को एक साथ ड्रॉप करेंगे, दोनों का मास अलग अलग है। ये भी 70 मीटर की दूरी तय करेगा, ये भी 70 मीटर की दूरी तय करेगा, और दरबार से समय भी भगवान जाने। इतना सोचना क्यों? होगा, ये बात नहीं पता है।
भारी ऑब्जेक्ट या छोटा ऑब्जेक्ट किसी को भी सेम टाइम में गिरा है, मास इंडिपेंडेंट होता है, जी दोनों पे सेम सेम काम करता है, सेम टाइम पे धरती पे गिरेगा, कोई बात नहीं, सब कुछ याद रहना जरूरी थोड़े है कि नहीं। फाइंड टाइम तब पता चलेगा ना। चलो तो हमको ये बोलना है कि जब ये 70 पे पहुंचेगा तब इसके काइनेटिक एनर्जी ए और बी का रेशियो पता है तुरंत, समय भी ले सकते हैं अगर चाहे तो, करने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर आप चाहें तो ये कर भी सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है बुद्धि का प्रयोग अगर नहीं करें तो आप इस पॉइंट पे बी ए निकालिए, इस पॉइंट पे बी बी निकालिए, अलग अलग होगा। वेलोसिटी UAM, हाँ वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि वेलोसिटी निकालने के लिए आपको m तो डिपेंडेंट है नहीं, हाँ दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लीजिएगा तो ये आ जाएगा, लेकिन निकालना नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करना है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होने क्या वाला है, हाफ m नहीं m ऑफ a और v ऑफ a का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाला जो b का आएगा वो भी हाफ m मास ऑफ b वेलोसिटी ऑफ v स्क्वायर। जब आप इन दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी निकालोगे तो भाई वेलोसिटी तो सेम आने वाली है, तय कर लेना आती है भाई। देखो दोनों का u0 गिरने में सेम टाइम लगेगा, सेम हाइट को अप्रोच करने में सेम टाइम लगेगा भाई, ये g भी दोनों के लिए सेम है तो बदल कहाँ कुछ रहा है, s दोनों के लिए सेम ही रखोगे तो b भी दोनों का सेम आएगा, सीधा जो भी मास का रेशियो होगा वही काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा। तो आपको दो बातें नोट करके रखनी है, नहीं ये समझ पाए सर, समझ पाए तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। वैसे आप समझदार हैं, समझ गए हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब, और दूसरी बात कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अगर मास कांस्टेंट हो तो, पक्का ना? हाँ या ना? समझते हैं? सवाल नहीं करते हैं, रिलेशन करते हैं। सवाल तो जिंदगी भर चलते रहेगा। ये बात समझ गए? यहां पे ना हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुआ आपको ना, मोमेंटम का था। देखो किसी बॉडी के पास अगर मास हो और वेलोसिटी भी हो, उसके पास मोमेंटम भी होता है, मास में वेलोसिटी, और किसी के पास अगर मास हो और वेलोसिटी हो तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। दोनों में कुछ संबंध है, आइए देखते हैं। और ये संबंध क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। तो लगाएंगे रिलेशन बिटवीन, हाँ ये काफी फेमस है नीट के लिए, काफी ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इस पे। अगर ये रिलेशन आपको याद है और आपने इस पे प्रैक्टिस कराया तो सीधा सीधा टिक करोगे, ठीक है। इस रिलेशन पे सीधा सीधा सवाल आता है, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी एंड, हाँ एंड काइनेटिक एनर्जी को लिख दें, काइनेटिक एनर्जी भी वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा हाँ में हाँ मिलाने का मतलब थोड़े होता है। एनी टाइप ऑफ एनर्जी स्केलर, किसी पोटेंशियल एनर्जी स्केलर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्केलर, लाइट एनर्जी स्केलर, साउंड एनर्जी स्केलर, किसी भी टाइप की एनर्जी स्केलर, सरफेस एनर्जी। यही बात एक बार और हुआ था जब हम लोग यूनिट ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे थे, और यहाँ पे लिखा दिए थे ये बात, याद अगर होगा तो। यहीं पे बोले थे एनी टाइप ऑफ पोटेंशियल एंड एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी में बता दिए थे कि सिर्फ सुनने पे मत चले जाना, वहां पे एक एग्जांपल भी लिखा थे, सरफेस एनर्जी था क्या, और एक और कोई एनर्जी था, एनर्जी ग्रेडियंट ऐसे कुछ था, नाम सुनने में एनर्जी था लेकिन था वो वेक्टर क्वांटिटी। याद नहीं आ रहा, देखना एनसीईआरटी के पीछे है वो। मैक्सिमम यही होता है, एनी टाइप ऑफ पोटेंशियल स्केलर। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से कोई भी क्वांटिटी होगी, सारी के सारी स्केलर होती है, सातों के सातों स्केलर होती है। खैर कोई बात नहीं। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है सर, भाई एनर्जी वर्क और
डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, और किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज भी स्केलर होता है। हाँ या ना? कोई बात नहीं। आइए अब आप हमें ये बताइए, ये एक बॉडी है जिसके पास मास है और वेलोसिटी अभी तत्काल इसके पास मान लीजिए v है। इसके पास दो तरह की चीजें होंगी, एक का नाम होगा मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। नहीं, ये अमाउंट ऑफ मोशन को इंडिकेट करता है। फिर छोड़ो, मास इनटू वेलोसिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी फिलहाल हम लोग बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, चलेगा? और इसके पास अभी अभी एनर्जी भी आई है कितनी, हाफ mv²। क्या यहाँ पे तुमको मोमेंटम का एग्जिस्टेंस नहीं दिख रहा है, m इंटू v? एक काम करते हैं, इसको m से मल्टीप्लाइड और m से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि m का स्क्वायर भी बन जाए तो सीधा p का स्क्वायर पुट कर देंगे। नहीं समझे बात को? तो सीधी सी बात हो गई, हाफ 2m m² v²। अब बोलो m² v² के बदले p² सीधा सीधा लिखें, मतलब एनर्जी इक्वल टू सीधा सा हो गया हाफ p²। बोलो कोई दिक्कत? या यहाँ पे ये याद रखिए, या p² इक्वल टू हाँ 2me बाय बस हाँ p² बराबर 2me, p² इक्वल टू e बाय 2m होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाँ p² बाय 2, आप चलो 2m नीचे, हाँ ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बाय 2m होता है, याद रखेंगे। या मोमेंटम इक्वल टू आप ये कह सकते हैं स्क्वायर रूट ओवर 2me। e मतलब एनर्जी यहाँ पे है, और यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? ये बात समझ पाए? नहीं समझे? लिखो, फिर बात करते हैं इसमें मामला क्या है। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचना चाहते, मतलब सोचने लगते हैं कि सर आपने अभी भी बताया ये वाला फॉर्मूला को कंसीडर करके कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक और आया है आपके पास मोमेंटम के टर्म में। जैसे देखो तो p² बाय 2m। अब यहाँ पे बच्चा इसको और इसको पकड़ता है और बोलता है कि सर अभी अभी आपने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल होगा, और यहाँ पे देखो तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। भाई हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल कब होगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो बताओ, यहाँ पे मोमेंटम कांस्टेंट है ना, और मोमेंटम में मास और वेलोसिटी दोनों है भाई बस समझ में। तो फिर मैटर यहाँ पे मास और वेलोसिटी के स्क्वायर वाला मैटर चलेगा, तो ये रिलेशन तभी ट्रू होगा। आई बात समझ में? बोलो हाँ, ये मत तो सोचना। क्लियर है? मतलब अगर आप इसको काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर? ये बात समझ पाए? अगर समझ पाए तो एक सवाल करते हैं। जैसे देखो, इसे मिटा देंगे, इसे साफ करें, फॉर्मूला याद रहेगा। बहुत सुंदर। मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडी है ए और बी, दोनों के पास मान लीजिए कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। नहीं, सवाल ये है कि एक बॉडी ए है जिसके पास एनर्जी है कुछ, और एक बॉडी ए है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ है, बट उन दोनों का रेशियो जो है वो 1:4 है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1:4 है। तो बताइए इसके पास मोमेंटम भी होगा कि नहीं होगा? आइडेंटिकल ब्लॉक है, याद रखिएगा। इसमें जो मास ऑफ ए और मास ऑफ बी है वो सेम है, आइडेंटिकल ब्लॉक है। तो बताइए इसका मोमेंटम का क्या है? कितना होगा? सीधी सी बात है। देखो इतना क्या सोचना है, स्क्वायर रूट टाइम्स में होगा। आपको पता है कि P इक्वल टू स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ 2me बाई 2 तो कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट, बस E बचा ना। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, सॉरी मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी। सीधी सी बात है, जिसका मोमेंटम 1 है, जिसके पास एनर्जी 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट। रेशियो जब निकाल रहे होते हैं तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब आप रेशियो कर रहे थे तो सीधा रिलेशन एस्टैब्लिश करिए और वैल्यू डाल दीजिए। आप ये कह सकते हैं, सीधी सी बात है कि मोमेंटम, इसका यही मतलब हुआ कि मोमेंटम का रेशियो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। हाँ या ना? स्क्वायर रूट के होगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। नहीं समझे बात को? और 1/4 स्क्वायर रूट मतलब 1:2। नहीं समझे बात को? आई बात समझ में? बोलिए सर।
बहुत सुंदर, नोट कर लिए? इसको नोट करिए, कुछ सवाल और करेंगे, मिटाए से परसेंट वाला सवाल ज्यादा पूछा जाता है, उसको करेंगे, मिटाए से। ये बात इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि देखो, अब इसमें जो सवाल मेनली पूछा जाता है आपको, अगर पूछा जाएगा तो वो परसेंट में बोलेगा कि भाई एनर्जी में इतना परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ है, तो बताइए मोमेंटम में कितना इंक्रीजमेंट हुआ। ये बात तो स्वाभाविक है, सत्य है कि अगर एनर्जी किसी भी पार्टी के लिए बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। कभी ऐसा हो सकता है घटेगा, प्रोपोर्शनल है अभी। तो अगर एनर्जी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज करी है तो मोमेंटम भी डिक्रीज करेगा। क्लियर है? तो अगर आपको चेंज बोलेगा तो चेंज में आपको समझ लीजिए कि चेंज होके ज्यादा हुआ है कि कम हुआ है, आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम आपको ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी को हमने चेंज कर दिया, बढ़ा दी, नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, 300% बढ़ा दिए, नहीं, फाइंड परसेंट चेंज इन इट्स मोमेंटम, इसकी मोमेंटम में कितना चेंज आया। सिंपल मैथमेटिक्स से यूज करिए और बताइए आंसर। शायद 10% होना चाहिए, देख लेते हैं भाई। मान लीजिए, सुनो, देखो काम कैसे करते हैं। इसके लिए आपको परसेंटेज चेंज निकालने के लिए प्रॉफिट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला आना चाहिए। नहीं, जैसे सुनो, इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, खास करके जो नॉन मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, नॉन मैथमेटिक्स, लेकिन उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबने 10th तो पास करा ही होगा ना, तभी तो 12th 11th में पहुंचे हो। क्या कुछ कुछ लोग किस्मत वाले होते हैं, जिनके पापा पैसे वाले होते हैं, उसको क्लास से कोई मतलब नहीं है, बस पढ़ने का मन होना चाहिए, हम 11th में पढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता है। इतना पैसा वाला होगा डायरेक्ट 11th में कैसे पढ़ोगे? बुद्धि तो तुम्हारा ही काम करेगा ना। देखो, मान लो एक कलम का दाम 100 टका था, एक कलम का दाम 100 टका था, कॉस्ट प्राइस। उसको अगर बेच दिए आपने 110 टका में, कितना परसेंट का फायदा हुआ? 10% का फायदा हुआ। कैसे आपने निकाला? पहले आपने क्या किया? चेंज निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल किया, आया ना? तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज पता चल गया। अब परसेंट में बोलना है, तो चेंज परसेंट बराबर होता है चेंज बाय ओरिजिनल, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100, ये होता है परसेंट का फॉर्मूला। बस यहाँ पे हमारे पास दो होगा, एक इनिशियल मोमेंटम, एक फाइनल मोमेंटम, फिर चेंज इन मोमेंटम बाय ओरिजिनल इनटू 100। बात खत्म। नहीं समझे? कोई बात नहीं। बताइए, इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं हमारे पास था कितना? 2me, चलेगा? काइनेटिक एनर्जी बदली है क्या? यस। तो E1, मास रहा सेम, तभी तो बोला। नहीं लिखा हुआ है, तुम लोगों ने मास भी बदला क्या? फिर भी कोई फर्क पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी बदली है, मास नहीं बदला है। सवाल पढ़ने से लगा है, बस काइनेटिक एनर्जी बदली है, तो मास रिमेन कांस्टेंट। इसको हम लोग कह सकते हैं, ये √2m है, ये हो गया, कोई दिक्कत? इसको P इनिशियल कह दिए। उसके बाद फाइनल मोमेंटम निकालोगे ना भाई, फाइनल इनटू क्या होगा? 2me2, कोई दिक्कत आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? बस कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम तो निकाल ही सकते हैं ना बाबू, आया ना? आइए चेंज इन मोमेंटम निकालें। एक बात बताइए, अगर हम इसका मोमेंटम ये मान लें, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि स्क्वायर इक्वल टू 2me1, एक ही बात है ना, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं ना। इसको ये भी तो लिखा जा सकता है, pf स्क्वायर इक्वल टू 2me2, कोई दिक्कत? चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बोलो सर स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए,
नहीं कर सकते, ए प्लस बी टू ए माइनस बी वाला मैटर चलेगा, आया ना? आपको यही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं, ऐसे रहने देते कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ये दोनों सेम सेम है ना, ये दोनों सेम सेम है ना, इसको मान लेते हैं x इवन, ऐसे भी कट जाएगा कोई बात नहीं। चेंज इन मोमेंटम फाइनल कितना है, √2m सॉरी e2 ना माइनस √2m E1 इनिशियल फाइनल। कोई दिक्कत? ये चेंज आया, मैनेज करने आता है, कैसे करोगे? यहाँ पे कॉमन बाबू E2 यहाँ देखो, यहाँ पे ना एनर्जी हमें निकालनी परसेंट के रिलेशन में चाहिए ना। तो सुनो, अगर एनर्जी यहाँ पे E1 E2 में रिलेशन है, वही रिलेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगर E1 को तुम मानोगे, अगर एक सेकेंड काइनेटिक एनर्जी अगर पहले को तुम E मानोगे तो सेकंड वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 300% बढ़ा है ना, तो E प्लस नहीं 300% ऑफ E नहीं 300% ऑफ E बोलो, तो कट्टो कट्टो कुल मिला के कितना हुआ? 4 ही आया ना। तो बताओ E1 E2 का वैल्यू पता चल गया है? आप ये बताइए दोनों में 2 मल्टीप्लाई कीजिए बस सिंपल हो जाएगा। हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 2m E1 का वैल्यू अगर E है, ये हो जाएगा 2m E2 का वैल्यू कितना है? 4 ही है ना। तो कुल मिला के ये हो गया, आप ये कह सकते हैं कि 2me इक्वल टू, ध्यान दो 2 रहने देते हैं 4, अगर इसी को हम लोग रहने देंगे, इसको हम रिजॉल्व और करते हैं। अगर इसको हम x मान लें, बोलो इसको अगर हम x मान लें, 4 टाइम्स ऑफ x हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये हो गया आपका 2√x। ऐसे 100 मान के भी आराम से बना सकते हैं आप, 100 मान के, इसको कुछ नहीं करना, यहां तक समझ गए, बस हो गया। आपको फाइनल कितना है? 2√x माइनस √x बाय ओरिजिनल कितना है बाबू? ओरिजिनल E मतलब ये चीज इन मोमेंटम है ना। ओरिजिनल मोमेंटम क्या है? इनिशियल। ओरिजिनल मोमेंटम डालना है इनिशियल इनटू 100। बताइए x कॉमन आएगा नहीं आएगा? √x कॉमन आएगा, 1 माइनस 2 बाय √x इक्वल टू 100। कुछ गड़बड़ क्या? 100% ये नीचे में x है ना, टू कहाँ चला गया? अच्छा ऊपर में थोड़ा 1 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 100%, 10% नहीं 100%, 100% चेंज आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, छाप लीजिए, फिर समझा देता हूँ। छापो पे, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे इंक्रीजमेंट हुई है ना, कितना 300%, भाई किसी चीज को उतना 100%, जैसे कि किसी का दाम अगर 100 रुपया है, 100% बढ़ गया, उसका दाम 200 रुपया होगा। किसी का दाम अगर 1 टका है, उसका दाम 100% बढ़ गया तो उसका दाम 2 टका हो गया, उतना ही बढ़ जाता है। तो किसी का एनर्जी अगर E है 300% बढ़ा है, तो उसमें 3 और ऐड कर देंगे, 3E मतलब 4E हो जाएगा नियम के हिसाब से। और कैसे होता है आपको ये पता है, देख लीजिए आप, या समझ लीजिए या बना लीजिए। तो नई वाली एनर्जी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी होगी, तो नया वाला मोमेंटम जो हुआ वो 2me अगर होगा तो फाइनल मोमेंटम 2e2 होगा ना बाबू, तो 2m रहने देंगे और E2 की जगह पे 4 ही रखोगे। अब यहाँ पे देखो, हम चाहते हैं कि दोनों को सेम सेम दिखने। अगर इसे हम लोग मान लिए कि ये x है, मतलब ये वाली वैल्यू 2me का वैल्यू अगर x है, तो 2me टाइम्स ऑफ 4 4x होगा, ताकि √x आराम से कॉमन आ जाएगा। ये हो गया 2√x। अब आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। नहीं तो फाइनल पता है 2√x और इनिशियल √x बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब इनिशियल इनटू 100 √x। यहां से √x कॉमन लीजिएगा, √x कट्टो कट्टो, √2 मतलब 2 माइनस 1 इनटू 100, 100%। तो 100% मोमेंटम में चेंज आएगा, हाँ या ना? समझ पाए बात को? एक सवाल लिख लीजिएगा, इसे घर पे बना लीजिएगा। सवाल लगभग यही रहेगा, अ बॉडी ऑफ मोमेंट इंक्रीज बाय, नहीं यहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज बाय 100%। नहीं, बॉडी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीज बाय, बॉडी इज डिक्रीज्ड बाय 100%।
100 पे अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा क्या? जीरो क्या है? जीरो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो हो जाएगा। कैसे? डिक्रीज करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फाइनल में जीरो 100% से घट गया। 100% से जितना था वो पूरा का पूरा घटिए गया। वाह, बड़ी हाँ, जितना था 100% घटने का मतलब पूरा खत्म, काइनेटिक एनर्जी खत्म। जीरो ओ वाह, सच। क्या करें? 50% कर दें? ठीक है, 50%। तो बताइए फाइंड परसेंट चेंज इन इट्स मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, इसको घर से बनाइएगा। ठीक है, समझ गए? या अगर आप लोग अभी बना के दिखा दे तो और बढ़िया, आत्मा को शांति मिल जाएगा मेरा। नहीं, खुशी खुशी चले जाएंगे क्लास छोड़ के। देखो, उल्टा वाला भी पूछा जा सकता है, नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। क्या डाटा देखना पड़ेगा, उसमें डाटा अच्छा देंगे ताकि कैलकुलेशन बढ़िया से हो जाए। उल्टा मोमेंटम में चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा नहीं करेगा, है ना? हम वो क्वेश्चन भेज देंगे आपको। तरीका यही होगा, समझ गए? आपको बस तरीका देखना है, घर में बनाइएगा। छुट्टी मिलता है कल हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ। आज के लिए इतना ही। एक सवाल और कर लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए, बना लीजिएगा, बन जाएगा आपसे। प्रोजेक्टाइल का है। देखो तो बाबू एक बात बताओ, सुनो एक बात बताइए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंक दें प्रोजेक्टाइल से, और मान लीजिए मान लीजिए कुछ एंगल दे दें, जैसे एंगल मान लीजिए 45 डिग्री। आपको पता है कि मैक्सिमम रेंज बनाएगा उसके बाद ना। बोलो, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, और अभी इसके पास मास है ना, इनिशियल वेलोसिटी u है, जिसके पास इनिशियल एनर्जी भी तो होगी कुछ ना कुछ। आप बताइए, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसके पास वेलोसिटी बदलेगी, एनर्जी बदलेगी, यानी कि एनर्जी एट फाइंड, इसका करना है आपको सवाल, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। हाँ बाबू, इसका वैल्यू r है और इसका वैल्यू h है बाबू। मल्टीपल में क्या होगी इसके पास? जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे इसके बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, समझ गए? सॉल्व कर लेंगे, बहुत सीधा। इसे बनाइए, कल मिलते हैं। इसका आंसर दीजिएगा सब लोग। क्या बोला कि हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होगा काइनेटिक एनर्जी? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो हमको उससे मतलब नहीं, हमें हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है कि 2k √2 टाइम्स ऑफ k और k/√2। नहीं, एक और देते हैं, ये दे दिए, 2k दे दिए, k/2 दे दिए, k/2, और एक ऑप्शन है 0, 1 2 3 4। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है? समझ गए? k/2। ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग। धन्यवाद।